जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी के पीवाईक्यू कर रहे थे, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस वाला है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, वह भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज हम फिजिक्स करेंगे, कल आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री और परसों बायोलॉजी का जो भी क्वेश्चन पूछे गए 2024 से 11 तक वह मिल जाएंगे। चलिए 2024 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों, जिसे आरटीजीएस कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर है। दूसरा, आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। तीसरा, आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उत्पादन है। कौन सा सही ये बताना है, तो इसमें बी सही होगा, 2 और 3। क्यों? क्योंकि लघु विखंडन नहीं, या देखिए, विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर हल्के कॉम्पैक्ट स्पेस क्राफ्ट पावर सिस्टम है, जो असाधारण रूप से विश्वसनीय है। कभी कभी इन्हें न्यूक्लियर बैटरी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ये लघु विखंडन रिएक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया पहला क्वेश्चन। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं, वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रेशर कुकर पे क्वेश्चन पूछा गया। ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ज्वाला का तापमान पर निर्भर करता है, ढक्कन के भार पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है, तो सी 1 और 3। दूसरे से लेना देना नहीं है। प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं, वह मुख्यतः ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल और ढक्कन के भार पर निर्भर करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, आपको समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है। तो एलईडी बत्तियां लग गई। सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, जबकि एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। क्या एलईडी बत्तियां 360 डिग्री में उत्पन्न नहीं करती? दूसरा, सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। क्या सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है? तीसरा है, सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम एक वर्णीय है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं यानी कलर एडवांटेज प्रदान करती है। तो एलईडी क्या कलर एडवांटेज प्रदान करती है? तो 1 और 3 इसका सही होगा। देख लो सही पूछा है या गलत। सही पूछा है तो 1 और 3 सही होगा, दूसरा सही नहीं होगा, क्योंकि उपयोगिता अवधि किसकी ज्यादा होनी चाहिए? एलईडी की ज्यादा होनी चाहिए। और कल भी ऐसा क्वेश्चन एक हम लोगों ने पढ़ा भी था। ठीक है, 2019 में आया पहला क्वेश्चन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? नंबर 1, हिग्स बोसान कणों का अभिज्ञान हुआ। नंबर 2, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। नंबर 3, वार्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। नंबर डी, इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता को समझना सुकर बनाया। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। जो ये काम हुआ था वो गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। गुरुत्वीय तरंग इंपॉर्टेंट भी है। गुरुत्वीय तरंगें समस्त ब्रह्मांड में गमन करने वाली लहरें हैं, जैसे पानी की लहर होती है वैसे। इनके अस्तित्व का पूर्वानुमान अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1916 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के प्रतिपादन में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो नोबेल पुरस्कार मिला था, हो सकता है इसलिए भी क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, 2018 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित करता है, वार्प करता है। उपयुक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के भविष्य कथन का कौन सा है, जिसकी प्राय समाचार माध्यमों से विवेचना होती है? तो इसमें तीनों हैं, तीनों का इससे रिलेटेड है। सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत आपने 9, 10, 11, 12 में पढ़ा होगा, आइंस्टीन का सापेक्षिकता सिद्धांत। चलिए 2017 में चलते हैं। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो ये जो है वह ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध से रिलेटेड है।
यानी फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो ब्रह्मांड यूनिवर्स से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो सिंगुलरिटी यहाँ भी आपको दिख जाएगा और सिंगुलरिटी इस क्वेश्चन में भी आपको दिख जाएगा। तो यानी ब्रह्मांड से रिलेटेड चीजें काफी पूछी गई हैं। तो करंट अफेयर्स में कुछ ब्रह्मांड से रिलेटेड चीजें हैं तो आप उसको याद करिएगा। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श सर्जित करने के लिए, यानी डिजिटल डिस्प्ले आप लोगों का जो है उसमें सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में ओएलईडी प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है? अब देखो दो क्वेश्चन पूछे गए, दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी फिजिक्स के पूछ दिए जाते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आपका बैकग्राउंड फिजिक्स का नहीं है तो थोड़ा सा टफ रहेगा। नंबर 1, ओएलईडी प्रदर्श नम्य प्लास्टिक स्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित उपरिवेलनीय प्रदर्श यानी रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है। इसका कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर सही होगा, यानी तीनों। मैंने वही बताया, देखो इधर भी तीनों सही थे, इधर भी तीनों सही हैं। मैंने वही बताया ना कि साइंस में कई क्वेश्चन हैं जो तीनों सही होते हैं। मैंने कई वीडियो हो चुकी हैं, ये 5वीं वीडियो है, आप देखकर आए साइंस टेक की वीडियो। कई जगह ऑल ऑफ एबव सही होता है। 2015 का पहला क्वेश्चन, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए, देखो समाचारों में आए कई पूछा जाता है। दक्षिण ध्रुवी पर स्थित एक कण संसूचक आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चर्चा में था आइस क्यूब, पूछ दिया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो संसूचक है, न्यूट्रिनो डिटेक्टर। यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है। क्या दूरबीन है? यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है। तो आपको पता है कि दूसरा सही नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। यहाँ पे देखो ऑल अबव सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। बार बार मैं आपको याद दिलाता हूँ, कई ऐसे क्वेश्चन है यहाँ तीनों सही होते हैं। चलिए 2014 का पहला क्वेश्चन, सौर शक्ति उत्पादन, थोड़ा बड़ा कर दें आपको दिख जाएगा। यस, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया और सौर तापीय प्रक्रिया ये दोनों पूछ दिए गए हैं। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एसी का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया डीसी का जनन करती है। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय के लिए नहीं, क्योंकि उसमें कुछ चीजें बाहर से लगानी पड़ती हैं जो बाहर से आयातित करनी पड़ती हैं। तो एक सही है, दूसरा तीसरा गलत है। एसी डीसी वाला जो है वहाँ इंटरचेंज कर दिया है शायद। प्रकाश वोल्टीय प्रणाली एक सेल की भांति प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करती है, एक दूसरे से जुड़कर प्रारूप का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा था प्रकाश वाला, यहाँ पे लिखा था एसी, ऐसा नहीं है, डीसी होगा। ठीक है, दोनों डीसी ही होंगे। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया और सौर तापीय प्रक्रिया दोनों ही डीसी उत्पन्न करती हैं। डीसी यानी जो बैटरी वाली होती है धारा, वो धारा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। बॉल बेयरिंग जो होती है ना, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। इससे पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। यहाँ वास्तविक क्षेत्र है, यहाँ प्रभावी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, और यहाँ है उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। जो बॉल बेयरिंग होती है, गांव वाले साइकिल चलाने वाले बच्चे जानते होंगे, बॉल बेयरिंग होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, और कई बार दो दो क्वेश्चन केवल फिजिक्स से पूछ दिए गए हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूलि में सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। कौन से दृष्टि भ्रम है? ऑप्टिकल इल्यूजन्स। कौन से ऑप्टिकल इल्यूजन है? ऑप्टिकल इल्यूजन है 1 2 4।
तो आकाश में ध्रुव तारे का दिखना तो ध्रुव तारा होता है, वो दिखता है। उषा काल में चंद्रमा का दिखना चंद्रमा होता है, वो दिखता है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा ये सब दिखते हैं, लेकिन जो सूर्य का रंग है वो इल्यूजन के कारण होता है। सूर्य का अमाप है वो इल्यूजन के कारण होता है। ध्रुव तारे का दिखना तो सिंपल है, तारों का टिमटिमाना भी इल्यूजन के कारण होता है। लेकिन चंद्रमा है, तारे हैं, ध्रुव तारा है, ये सब दिखते जो हैं वह सब क्या है, सच में होते हैं। ठीक है, इतना सब देख पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, देखो 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एक वर्ष में। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो 4 बल माने जाते हैं, एक गुरुत्व बल, एक विद्युत चुंबकीय बल, एक दुर्बल नाभिकीय बल और एक प्रबल नाभिकीय बल। 4 बलों को माना गया है, 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है बल को। एक सही नहीं है, क्या पूछा है? इस संदर्भ में एक कौन सा है जो सही नहीं है? गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। क्या गुरुत्व बल सबसे प्रबल है? गुरुत्व जो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है उसे कहते हैं ग्रेविटी। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, क्या ये सही होगा? दुर्बल नाभिकीय बल विघटन भीगता का कारण है, क्या ये सही होगा? प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है, कि ये सही होगा? तो कौन सा सही होना चाहिए? ये वाला सही है। पूछा गया है, सही नहीं है, इसीलिए मैंने उसे हाईलाइट कर दिया था। आप लोग भी बह गए होंगे मेरे साथ, सही नहीं पूछा है। तो गुरुत्व बल जो है वह सबसे प्रबल नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, ईसा यहाँ पर फोकस करते रहिएगा, इसीलिए मैं जानता था मेरे साथ अब बह जाओगे। ध्यान रखिया करिए, इसी में लिए मैं हाईलाइट या सर्किल कर देता हूँ। आप यहाँ भी हाईलाइट पहले कर रखा था कि क्या सही नहीं है। चलिए, 4 मतलब कितने पूछेंगे भाई? 5 5 5 क्वेश्चन पूछे गए इस साल, समझ रहे हो? फिजिक्स से 5 क्वेश्चन, फोर्थ यहाँ है, फिफ्थ यहाँ है। 5 क्वेश्चन एक वर्ष में फिजिक्स से। चौथा क्वेश्चन, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेदार है? तो ये आसान है, सबको पता होगा। 1 2 3, परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। ये 9th 10th में होता है। ठीक है, इतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अभी। 5th नंबर, निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रह रहे हैं। समाचार में जो चीजें रह रही हैं उसको ध्यान रखिएगा। इस कण की खोज का क्या महत्व है? यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में सांद्र क्यों होती है। क्या निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा? क्या हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उपलब्ध करने में मदद करेगा? कौन सा इसका सही होना चाहिए? ये आंसर सही होना चाहिए, केवल एक सही है, बाकी किसी में मदद नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो जब 12 का क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिएगा। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करने चाहिए, यानी R&D करनी चाहिए, जिससे हम थोरियम का उपयोग कर सके। थोरियम कहाँ मिलता है भारत में, ये आप कमेंट में बताइएगा। इस संदर्भ में क्या उत्तर प्रदेश में मिलता है थोरियम? थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? थोरियम जो है वह यूरेनियम से अधिक लाभकारी है, ऐसा क्यों है? तो प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। तो कहाँ थोरियम मिलता है भारत में, कहाँ यूरेनियम मिलता है, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बताना। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो थोरियम अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक है, कम हानिकारक अपशिष्ट उत्पादन करता है। मतलब थोरियम जलाओगे तो अपशिष्ट जो निकलेगा वो कम हानिकारक होगा, ऐसा है क्या? नहीं, तीनों गलत। कौन सा पूछा है देख लो, सही पूछा है, तीनों सही है। ठीक है, यहाँ भी वही मेरी बात याद आ रही होगी, सभी सही। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो सभी सही, आधे से ज्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक नंबर है, ठीक ठाक नंबर है जो जिसमें सब सही होते हैं। दूसरा, कैपिलरीज से भी क्वेश्चन आ गया है। केशिकत्व या कैपिलरीज की घटना नहीं होती तो, अगर ना होती घटना तो केशिकत्व क्या है ये पता होता तो आप जान जाते हैं। केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, यस। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग नहीं कर पाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं होते। कौन कौन सा सही है?
बी सही है। कौन कौन सा? 1, 3, 4। 3 सही है, 4 सही है, 1 सही है। दूसरा नहीं सही है, एक्स्ट्रा वाला नहीं सही है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा में जो हम वो ऊपर आता है ना द्रव्य, कि मान लो कोई कॉफी पी रहे हैं, कॉफी ऊपर आएगी वो मेरी ताकत से आएगी, मैं उसे ऐसा करता हूँ तब वो ऊपर आती है, वो अपने आप नहीं आती है। तो एक्स्ट्रा वाला नहीं होगा। केरोसिन दीप का उपयोग, यानी सिंपल है, नीचे पानी है वो ऊपर आ रहा है, ये मान लो, ठीक है। तो केरोसिन दीप का उपयोग, उसमें भी हम कुछ ताकत तो लगा नहीं रहे, अपने आप आ रहा है। ऐसे यहाँ पे स्याही शोक पत्र काम करने में विफल। तो स्याही जो आप लिखते हैं वो अपने आप तो सरकती है, कि आप उसे सरकाते हो धक्का दे के, भाई आगे बढ़, लिखना है अगला शब्द, नहीं ना। पेड़ों में नीचे से पानी ऊपर कैसे जाता है? तो याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है केस का। तो वह प्रघटना है जिसके कारण केस नली में जब ऊपर चढ़ता है तथा नीचे उतरता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे उतरता है सबको पता होता है कि नीचे तो गुरुत्व के चक्कर में भी उतरेगा, लेकिन ऊपर चढ़ता है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, इतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर से की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं, तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? क्यों नहीं पहुंच पाते? तो सिंपल आंसर देख लेते हैं, क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, इसलिए नहीं पहुंच पाते, ठीक है। इसमें भी देखो 2012 में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चौथा, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी विकिरण की क्या भूमिका है? जल शुद्धिकरण प्रणाली में अल्ट्रावायलेट विकिरण की क्या भूमिका है? तो यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, आविलता दूर करती है, जल की निर्मलता में सुधार करती है। कौन सा सही होना चाहिए? केवल एक सही है। यह जल में उपस्थित जो नुकसानदेह सूक्ष्म जीव है उसे नष्ट कर देता है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट वैसे भी खतरनाक ही होता है। चलिए 2011 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण तीव्र है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी का जो आकर्षण है वह त्वरण प्रदान करता है, इसलिए वो घूमता रहता है, न कि गिर जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कड़े जाड़े में, जाड़ा जो आने वाला है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, क्या कारण है? मान लो ये ऊपर है, बर्फ जम गई, लेकिन नीचे पानी ऐसे ही है, पानी नीचे द्रव मात्रा में पानी है, लेकिन ऊपर वाली कई जगह देखे होंगे आप लोगों ने टीवी वगैरह में, ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन उसमें दिखाया जाता है किसी का पैर अंदर गया, पता चला नीचे तो पानी है, ठीक है। ये कुत्ता वाली कोई थी मूवी, पता नहीं किसने, जी याद नहीं आ रही। तो ये कौन सा है? सी होगा। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसलिए वो होता है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? भारी जल आपने रटा होगा खूब 9, 10 में, D2O। H2O तो सिंपल जल होता है, D2O भारी जल होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो फिर आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? क्या ओजोन की उपस्थिति वहां है? क्या तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है? तो इसका डी आंसर होगा, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। क्योंकि तरंग दैर्घ्य भी अति दीर्घ नहीं होती है, और ओजोन तो वहां होती ही नहीं, ओजोन तो समताप मंडल में है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कलम रसायन विज्ञान, परसों बायोलॉजी पढ़ेंगे। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। जय हिंद, जय भारत।